वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 के लिए स्पेशल राजस्थान जीके, जिसमें आपको राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको देने वाला हूं। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबाएं। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पर आपके पास पहुंच पाएगा। अन्य जो भी साथी तैयारी करें बीएसटीसी का, उन्हें भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये रामबाण औषधि है राजस्थान जीके की, तो आप ये पढ़कर अच्छी तरीके से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। आज हम बात करेंगे प्राचीन सभ्यताएं व राजस्थान इतिहास के राजवंशों की महत्वपूर्ण दो टॉपिकों की बात करेंगे। उससे आगे हम धीरे धीरे चलते जाएंगे। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। और ये किस नदी पर है? घग्गर नदी के ऊपर स्थित है। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, यानी काली चूड़ियाँ इसका अर्थ होता है। सेम का सेम क्वेश्चन आपको बीएसटीसी में देखने को मिलता है। फिर है कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली है? तो ये किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी। हम बात करें घग्गर नदी, क्या है? घग्गर नदी, जिसे प्राचीन काल में सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था, और सरस्वती नदी के ऊपर है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर। ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो अमलानंद घोष याद रखना है आपको। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किनका जाता है? अमलानंद घोष को। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता पर सबसे पहले अमल किसने किया था? तो अमलानंद घोष। अमल याद रखना है आपको। ठीक है, ये पूछा जाए। फिर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? अच्छा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो कालीबंगा सभ्यता हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता जहां से जूते हुए खेत के साक्ष्य का मिलता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगले। ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है। ताम्र नगरी सभ्यता है आहड़ सभ्यता। किसको कहते हैं? आहड़ सभ्यता है। और ये है कहाँ पे? उदयपुर जिले के अंदर है आहड़ सभ्यता। ठीक है, इसे कहते हैं ताम्र नगरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से जाना जाता है? तो ये आहड़ हो जाएगा। इस प्रकार के सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये। ठीक है, ये पूछे गए हैं परीक्षा में। प्रोफेसर एच डी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ था वो कौन है? प्रोफेसर एच डी सांकलिया के निर्देशन में हम बात करें तो आहड़ सभ्यता। कौन सी हो जाएगी? आहड़ सभ्यता। ठीक है, सांकलिया याद रखना है, एच डी सांकलिया, ये है आहड़ सभ्यता से संबंधित। फिर हम बात करेंगे आहड़ सभ्यता कहाँ पे स्थित है? तो ये है बनास नदी पर। बनास नदी पर है आहड़ सभ्यता। ठीक है, आगे बात करेंगे प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नीम का थाना से। कहाँ से? नीम का थाना जिले से। याद रखना है आपको, गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, फिर आहड़ सभ्यता को माना जाता है, तो ये माना जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता। ये किस प्रकार की सभ्यता है? आहड़ सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है। अगला है बिज्जक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बिज्जक की पहाड़ी बेराट से। याद रखना है, बिज्जक की पहाड़ी बेराट। और बेराट कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। ये याद रखना है, बेराट सभ्यता कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। और कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे आ जाएगी? हनुमानगढ़ के अंदर। आहड़ आ जाएगी उदयपुर के अंदर, और ये बालाथल। फिर हम बात करते हैं अगला, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये बेराट सभ्यता से मिले हैं। याद रखना है, रामायण से संबंधित भी और बौद्ध संस्कृति से संबंधित जो अवशेष मिले हैं प्राचीन, वो बेराट सभ्यता जयपुर से मिले हैं। ये याद रखना है आपको। फिर है किस जिले में बालाथल सभ्यता है? सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। उदयपुर के अंदर है बालाथल सभ्यता। याद रखना है, उदयपुर के अंदर है बालाथल सभ्यता। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो ये कालीबंगा सभ्यता के नाम से जानी जाती है, वो है सोंथी सभ्यता। ये कहाँ पे है? बीकानेर जिले के अंदर है। याद रखना है, पूछा जा सकता है कि सोंथी सभ्यता कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। और इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट कर लेना, पक्का पूछा जाएगा। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था, तो रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था। अगला देखिए, बात करते हैं मिलान चिन्ह है प्राचीन सभ्यता से संबंधित और जिले।
देखिए प्राचीन सभ्यता और जिले। कालीबंगा मैंने बताया था हनुमानगढ़ के अंदर है, आहट सभ्यता उदयपुर के अंदर है, विराट सभ्यता जयपुर में है और गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे है, सीकर के अंदर है। अब वर्तमान में पूछा जाए तो नीम का थाना पूछा जाएगा, नीम का थाना जिले के अंदर है। ठीक है, वर्तमान में, ये पुराना है तो वर्तमान आपसे पूछा जाएगा तो नीम का थाना। अगर ऑप्शन में नीम का थाना मिलता तो करना है आपको, अगर सीकर मिलता तो सीकर करना ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी ABCD बिल्कुल तीनों सही है। फिर हम बात करेंगे राजस्थान का इतिहास व राजवंश से संबंधित। तो सभ्यता से संबंधित आपको अच्छी तरीके से एक बार इन क्वेश्चनों को देखना है। BSTC के अंदर इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इनमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा 1 या 2 क्वेश्चन, तो अच्छी तरीके से आपको इनको रिवाइज करना है। उसके बाद मैं राजस्थान इतिहास के बारे में चर्चा करता हूँ, जो राजवंश है। देखिए पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी, पक्का प्रश्न पूछा जाता है इस प्रकार के बार बार, तो याद रखना है अग्निकुंड से। किससे हुई थी? पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? अग्निकुंड से मानी जाती है। फिर अगला प्रश्न देखिए, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन है? राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक है डॉक्टर दशरथ शर्मा और CV वैद्य, दोनों के द्वारा ये कहा गया है कि राजपूत क्या है? वैदिक आर्यों की संतान है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, मिलान चिन्ह करना है हमें। ठीक है, देखिए निम्नलिखित राजपूत वंश को सुमेलित कीजिए, मेवाड़, सांबर, चित्तौड़ और मारवाड़। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन से इसके सुमेलित है। ठीक है, देखिए मेवाड़ का आ जाएगा गोहिल वंश, और सांबर आ जाएगा चौहान वंश, चित्तौड़ आ जाएगा मौर्य, और मारवाड़ आ जाएगा प्रतिहार और राठौड़। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य नाडोल, याद रखना है कौन सा है? नाडोल था। रणथंभौर में भी वैसे चौहान थे, हड़ौती के भी चौहान थे, अजमेर के भी चौहान थे, लेकिन इसने पूछा है प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? नाडोल था, तो मोस्ट कर लेना ये। ठीक है, फिर है छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में करने हेतु विवश करने वाला शासक कौन था? याद रखना है पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। ठीक है, तो किसने विवश किया था? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा, मिर्जा राजा जयसिंह को। ठीक है, फिर हम बात करेंगे महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। ये अच्छा प्रश्न है और मोस्ट प्रश्न है ये, महाराणा प्रताप का, तो गोगुंदा याद रखना है। ठीक है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? गोगुंदा के अंदर हुआ था। ठीक है, फिर बात करते हैं अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम पूछा जाता है। तो इसका सूत्र आपको याद रखना है, एक जम भट्टो। क्या है? जम भट्टो याद रखना है। जय से क्या हो जाएगा? जलाल खां। ठीक है, मैं से क्या हो जाएगा? मानसिंह, और भय से क्या हो जाएगा? भगवत दास, और टय से टोडरमल। ठीक है, ये क्रम था इनका, पहले जलाल खां जाता है, उसके बाद मानसिंह को भेजा जाता है, फिर भगवत सिंह को भेजा जाता है 1973, फिर टोडरमल को। ठीक है, तो ये याद रखने हैं, इनका क्रम भी पूछा जाता है, तो जम भट्टो सूत्र आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल इतिहासकार हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था? अल बरूनी, बदायूनी, मुनतनैनसी, इसरदास। तो इसमें हो जाएगा बदायूनी, जिसने क्या था? अपनी, कहते हैं कि इसने अपनी दाढ़ी को क्या रखा था? खून से रंगा था, तो ये वही बदायूनी है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार यानी पठान सेनानायक कौन था? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसने पूछा है कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है, 1576 में, महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार था। ठीक है, महाराणा प्रताप के साथ, तो ये देखिए कौन सा? हकीम खां सूर, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व यानी सेनापतित्व किसके पास था? जो मुगल सेना का नेतृत्व था वो किसके पास था? ये कुंवर मान सिंह के पास। ठीक है, मुगल की जो सेना आ रही थी उसका नेतृत्व किसने किया था? कुंवर मान सिंह के द्वारा किया जा रहा था। फिर हम बात करेंगे हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था? मोस्ट कर लेना, ये पूछा जाएगा BSTC में। तो अबुल फजल ने यह कहा कि हल्दी घाटी का युद्ध क्या है? एक खमनोर का युद्ध है। ठीक है, खमनोर स्थान है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने जिस नाम से संबोधित किया वह कौन सा है?
हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने जिस नाम से संबोधित किया वो थे मेवाड़ की थर्मोपली। कौन था? मेवाड़ की थर्मोपली, याद रखना है, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था कि हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ की थर्मोपली कहलाई, और खमनोर का युद्ध मैंने आपको बता दिया है। फिर हम बात करेंगे हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो साम्राज्यवादी नीति का मुख्य उद्देश्य था अकबर का, ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था। मोस्ट कर लेना, चावंड को। पूछा जाए कि हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी किसे राजधानी बनाया? चावंड को बनाया था। और राज्याभिषेक याद रखना है कहाँ पे हुआ था? गोगुंदा के अंदर। फिर है कि कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था? दिवेर का युद्ध, ठीक है। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। दिवेर का युद्ध हुआ था, एक तो महाराणा प्रताप थे और एक सुल्तान खां, दोनों के बीच में क्या हुआ था? दिवेर का युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है राणा कुंभा को कहा जाता है। किसको? राणा कुंभा को राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। मोस्ट कर लेना, तो ये महाराणा कुंभा को जाना जाता है अभिनव भट्टाचार्य के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं किस कछवाहा शासक को जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब का समकालीन होने का गौरव हासिल हुआ। यानी तीनों जो मुगल सेना थे, मुगल शासक थे, तीनों का क्या हुआ? समकालीन यानी गौरव प्राप्त हुआ था शासन करने का। तो वो थे मिर्जा राजा जय सिंह। कौन थे? मिर्जा राजा जय सिंह, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है, याद रखना है आपको। फिर हम बात करेंगे किसी राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। मोस्ट है तो मारवाड़ के रावचंद्र सेन, ठीक है। इसे राजस्थान का भूला विसरा भी कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखना आपको। मारवाड़ के रावचंद्र सेन ने हार नहीं मानी अकबर के आगे, ठीक है, मुगलों के आगे इन्होंने पूरी कोशिश की थी। फिर है कि राजस्थान के एक राज्य का, और जो ये चंद्रसेन है इन्हें महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक क्यों कहा जाता है? क्योंकि महाराणा प्रताप भी जो है मुगलों के आगे नहीं झुके, और इसी प्रकार मारवाड़ के चंद्रसेन ने भी अपना हौसला दिखाया था, ठीक है। तो दोनों याद रखने हैं आपको। फिर हम बात करेंगे राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो थे महाराजा मानसिंह द्वितीय जयपुर के। क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी महाराजा मानसिंह द्वितीय में, ठीक है, जयपुर के हैं। फिर है अगला प्रश्न देखिए 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है कि लेखक कौन है? तो ये है जयपुर के स्वाई जय सिंह की पुस्तक है, ये याद रखना, जीज मोहम्मद शाही। क्या है? जीज मोहम्मद शाही पुस्तक किसकी है? ये याद रखना है, स्वाई जय सिंह की है, जयपुर के राजा स्वाई जय सिंह की। फिर हम बात करेंगे जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य हुआ था? तो ये हुआ था भरतपुर और धौलपुर, यहाँ जाट रियासतें थी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आदिवराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? तो ये थे मिहिर भोज। कौन थे? मिहिर भोज को आदिवराह की उपाधि धारण दी गई थी। गुर्जर प्रतिहार के शासक थे मिहिर भोज और इन्हें आदिवराह की उपाधि धारण की गई थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, ये कहाँ पे स्थित है? ये है बदनौर के अंदर, ठीक है। अब आपको बताना है कि बदनौर स्थान कहाँ पे है। कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए रणथंभौर का युद्ध सन 1301 ईस्वी में निम्न में से किसके मध्य हुआ था? ये अलाउद्दीन खिलजी व हमीर के बीच में, अलाउद्दीन खिलजी और राणा हमीर के मध्य, महाराणा हमीर के मध्य रणथंभौर का युद्ध हुआ था 1301 में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था। विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसल देव, इन्हें क्या कहा जाता था?
बीसलदेव, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो था ये संस्कृत महाविद्यालय था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहाँ से वो किया गया था। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा? 2.5 दिन झोंपड़े का, ठीक है। तो विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा। चित्तौड़ के वे 2 वीर जिनकी वीरता पर मुग्ध होकर अकबर ने हाथियों पर चढ़ी हुई उनकी पाषाण मूर्तियां आगरा किले के द्वार पर लगवाई थी, तो ये थे जैमल और फत्ता। तो ये जैमल और फत्ता की जो मूर्तियां हैं, जो बीकानेर का जूनागढ़ का किला है वहाँ पर भी लगी हुई है, आप देख सकते हो। अगर आप जाते हो बीकानेर तो वहाँ पे आपको ये मिलेगी द्वार के ऊपर। तो चित्तौड़गढ़ के थे जैमल और फत्ता, जिन्होंने अपनी वीरता दिखाई, तो उससे मुग्ध होकर, प्रभावित होकर अकबर के द्वारा हाथियों पर सवार इनकी मूर्तियां लगवाई थी आगरे के किले पर, ठीक है। और गोरा और बादल वो आप जानते ही हो, ये पद्मनी के चाचा और भाई थे। उसके बाद देखें, गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेनानायक मारे गए थे, तो ये मारे गए थे जैंता और कुंपा। अब आपसे पूछा जाए मालदेव की बात करें तो मालदेव को हसमत वाला शासक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हसमत वाला शासक कहा जाता है मालदेव को। तो ये जैंता और कुंपा 2 सेनानायक थे। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? लगभग 1544 के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध होता है। वहाँ पे मालदेव के वीर सेनानायक मारे गए थे, जैंता और कुंपा। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकर्ण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ था। ये डिटेल आपको याद रखना है। अब जैसलमेर में 1550 में वहाँ के शासक लूणकर्ण के समय क्या हुआ था? अर्धशाका पूछा जाता है बार बार कि अर्धशाका कहाँ पे हुआ था? जैसलमेर के अंदर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और 2.5 शाके के लिए भी प्रसिद्ध है जैसलमेर दुर्ग। फिर देखिए, किस वंश ने अपने राज्य 8वीं सदी से 13वीं सदी तक आबू, बागड़, जालोर, किराडू, चंद्रावती व अर्थुणा, ये अर्थुणा कोटा में है स्थान, ठीक है, तो स्थापित किए थे? ये परमार वंश ने, ठीक है, ये याद रखना है। आगे बात करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? महाराणा कुंभा द्वारा सुधा प्रबंधन महाराणा कुंभा का है, संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, तो राग मंजरी जो है इनका नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि राग मंजरी ग्रंथ किसका है, साथ साथ में आपके याद होता जाएगा। गुप्त वंश के किस शासक ने संपूर्ण राजस्थान पर अपना आधिपत्य बनाए रखा? तो वो थे चंद्रगुप्त सेकंड। कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड। तो आज के इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपको कुछ 5 से 6 वीडियो देने वाला हूँ। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, CET एग्ज़ाम हो, BSTC का हो, या आप LDC की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रही हो, 2nd ग्रेड 1st ग्रेड, तो उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये रामबाण प्रश्न होने वाले हैं। सारे टॉपिकों के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। आज मैंने प्राचीन सभ्यताएं व राजस्थान के कुछ राजवंश थे जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए, वो मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए। कल हम अगले वीडियो की बात करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छी तरीके से इनको देखिए और क्वेश्चनों को देखिए किस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और शेयर जरूर करें जो अन्य आपके आसपास के साथी BSTC के एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके लिए, ठीक है। प्रताप क्लासेस के जरूर चैनल को भी, टेलीग्राम चैनल को जरूर करें, वहाँ पे आपको डेली PDF मिल जाती है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।